नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अपना क्लासरूम। मैं योगी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जोहार दोस्तों, जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, बीपीएससी मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, जेएसएससी, एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम मौर्य राजवंश के बारे में बात करेंगे। मौर्य राजवंश भारतीय इतिहास में एक ऐसी राजवंश के रूप में जाना जाता है जिससे सभी प्रकार के परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आपको इसकी जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इस दौरान जो लिखे गए हैं किताबें और जो लिखे गए हैं इतिहास, उस बारे में, विदेशियों के विवरणों के बारे में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं योगी सर आप लोगों को बताता हूं कि मौर्य राजवंश की स्थापना किस प्रकार से हुई, क्या सिद्धांत थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, विभिन्न स्रोत क्या बोल रहे हैं, उनके आलोचनात्मक मैं बात करूंगा। क्योंकि कहीं भी आप जब परीक्षा देने जाते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद आपको मुख्य परीक्षा देनी होती है। तो मैं इस वीडियो को मुख्य परीक्षा के ओरिएंटेशन में बनाऊंगा और बना रहा हूं। आप सभी को इस क्लास में प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे या जो पॉइंट्स होंगे उनको मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम प्रारंभ करते हैं मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश भारतीय इतिहास में एक ऐसी विषय वस्तु है जिसे हम किसी भी काल में, जो प्राचीन भारत का ग्लोरी काल जैसे कहा जा सकता है, इस प्रकार से कहा जा सकता है। यह एक ऐसा शक्तिशाली राजवंश बना जो संपूर्ण भारत को एक छत्र के नीचे खड़ा कर दिया। तो चलते हैं इसके कालखंड में। तो मौर्य वंश का जो कालखंड है वो हमारा 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक के बीच में आता है। प्राचीन भारत का यह शक्तिशाली राजवंश था और मौर्य राजवंश ने 167 सालों तक भारत में 167 सालों तक राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय जो जाता है वो है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा और जानते भी हैं। इनका शासनकाल 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक रहा। 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक रहा है। इनके पश्चात जो तमाम शासक आए वे एक से एक शासक आए और सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चूंकि मैंने पहला वीडियो में ही ये बताया था, इसके पूर्व में जब नंद वंश तक मैंने पढ़ाया मगध के उत्कर्ष में, उसी समय बोले थे कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अलग से हमारे सिलेबस में दिया गया है और सभी सिलेबस में इसकी समान महत्ता है, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे जेपीएससी हो। तो हम इसी आधार पर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोज आएंगे जो आपको आपकी जो क्वेरीज है उसको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जो विभिन्न स्रोतों के द्वारा जानकारियां जो है उसका विश्लेषणात्मक वर्णन मैं करूंगा। तो चलिए आते हैं इसकी जो स्थापना था मौर्य राजवंश का चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। जैसा कि मैंने काल लिखा 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक के बीच में चंद्रगुप्त मौर्य ने यह साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों, यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र जो आज का वर्तमान बिहार और बंगाल है, यहाँ से प्रारंभ होता है और इसकी राजधानी जो वर्तमान में आज पाटलिपुत्र है यानी कि पटना है, उसी के पास था। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना करती है
और तेजी से अपना पश्चिमी ओर विस्तार करता है और कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों को उसके मतभेदों का फायदा उठाते हुए उसे अपने साम्राज्य में मिलाता है। इसी दौरान सिकंदर को भी ये चीज़ का पता चलता है कि यहाँ पर स्थिति राजनीतिक अस्थिरता है और वो भी भारत को अपने अंदर मिलाने के लिए मैसिडोनिया से चल पड़ता है यहाँ का शासक को अपने अधीन करने के लिए। तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 ईस्वी पूर्व में चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करके, धनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था, धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की नींव डाली थी और नंदों को पराजित करके मौर्य साम्राज्य को सुदृढ़ किया था। यह साम्राज्य गणतंत्र व्यवस्था पर आधारित थी और अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से हमें इस बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त। मौर्य राजवंश और उसके शासनकाल का इतिहास जानने के लिए हमारे पास स्रोतों की कमी नहीं है, तो इसके शासनकाल को जानने के लिए जो विभिन्न स्रोत है उस बारे में हम लिखते हैं। जो स्रोत है उसकी कमी नहीं है। क्या क्या स्रोत है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत प्रचुर मात्रा में है हमारे पास। आपका विदेशियों का विवरण है, विदेशी विवरण है, विदेशियों का विवरण है। साथ ही साथ हमारे पास पुरातत्व भी मौजूद है। पुरातत्व सामग्री भी है, यानी कि कुल मिला के इतिहास को जानने के लिए जितने स्रोत है उन स्रोतों में सभी स्रोत हमारे पास मौर्य राजवंश के काल में उपलब्ध है। तो हम इस बारे में चर्चा करते चलेंगे। पहला साहित्यिक स्रोत के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कहाँ क्या है वर्णन मौर्य राजवंश के बारे में। तो इसमें जो है आपका ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन तीनों में मौर्य राजवंश के बारे में बहुत सारी टीकाएं, टिप्पणियां और किताबें लिखी गई है जो इसमें इनके बारे में बताया गया है। तो ब्राह्मण साहित्य में पुराण है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। देखिए जो जो नाम बोलेंगे वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे आप प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे बार बार देखेंगे और रिवीजन करेंगे। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस हो गया, और जो है आपका दिव्य बदान हो गया, दीपवंश हो गया, महावंश हो गया, महावंश टीका हो गया जो कि आपका बौद्ध ग्रंथ है, और जैन ग्रंथ में भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रबंध जो है वो आपको पूरी तरह से मौर्य राजवंश के बारे में हमें जानकारी देती है। इन सभी का जो लेख है ये हमें मौर्य काल के बारे में बताती है। तो एक बार फिर से देखेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पुराण में इनका वर्णन है। आपका दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश, दिव्यवदान, आपका जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसके बारे में भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट प्रबंध, इन सभी में आपका साहित्यिक स्रोत में हमारे मौर्य काल के बारे में विवरण दिया गया है। तो विदेशी चलते हैं दूसरा पॉइंट पे, हमारे विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में क्या है? जो यूनानी रोमन लेखक थे इस काल में अपने भ्रमण के लिए यहाँ वहाँ गए थे और उन लोगों का जो लेख है वो भी प्रचुर मात्रा में मौर्य वंश के बारे में दिया है। इसमें इनकी रचनाओं में जो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दो नाम का जो चर्चा मिलता है, ये किसके बारे में है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है। और इसको सर विलियम जोन्स जी है जो उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि ये जो दोनों शब्द है सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो विदेशी लेखकों ने लिखा है, इसके मतलब जो यूनानी विदेशी लेखकों ने लिखा है इसका मतलब जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता गया। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था और सिकंदर के समकालीन लेखक जो थे नियरकस, ऑर्नेस्ट्रिकस और एरिस्टोबुलस, ये जो तीनों थे वो चंद्रगुप्त के विषय में बहुत सारी सूचनाएं हमें देती है। और सिकंदर के बाद के जो लेखक हुए उसमें सबसे प्रमुख नाम किसका आता है? सबसे प्रमुख नाम आता है मेगास्थनीज का।
मैगस्थनीज का। मैगस्थनीज ने जो बुक लिखा था उसका नाम था इंडिका। इंडिका जो किताब थी उसमें भी मौर्य वंश के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। दुर्भाग्यवश अभी ये ग्रंथ मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, परंतु इसका जो अंश है उसको बाद के परवर्ती जो लेखक हुए थे जैसे एस्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटार्क आदि सभी ने इसके बारे में वर्णन किया है। तो विदेशी स्रोत भी हो गए, विदेशियों से जो आए थे उन लोगों ने भी इस बारे में बहुत बढ़िया से चर्चा की है दोस्तों। तो हमारे पास साहित्यिक स्रोत हो गए, पुराण जो आपका पढ़े, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ, हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, भारतीय स्रोत जो भारतीय लेखकों ने लिखे हुए पढ़े हमने, विदेशी जो वर्णन किए उसके बारे में हमने जाना। और अब हम जानते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातत्व क्या कहता है? पुरातत्व मौर्यकालीन साहित्यों के लिए पुरातत्व पर हम निर्भर रह सकते हैं। बहुत सारे लेखक जो हैं, बहुत सारे लेखक, उसमें से एक है भंडारकर महोदय जी। भंडारकर महोदय जी ने तो अशोक का जो शिलालेख है उन शिलालेखों के आधार पर ही किताब की रचना कर दी, पूरे मौर्य वंश के बारे में बता दी उन शिलालेखों को अध्ययन करके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अशोक का जो लगभग 40 शिलालेख था, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और विभिन्न प्रांतों में, भारत में तो थे ही, इनके अलावे जो विभिन्न प्रांतों में थे वे भी मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी देती है। अशोक के लेख का जो बात करते हैं हम, उसके अलावे, अशोक के लेख के अलावे जो महाक्षत्रप थे, शक महाक्षत्रप रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार जिसको बोलते हैं, गिरनार अभिलेख में भी मौर्य इतिहास के बारे में हमें सूचनाएं मिलती है। उनके जो सिक्के हैं उससे भी उनके प्रशासन की दृष्टि से, उनके समाज के बारे में और उनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो साहित्यिक स्रोत में थे, विदेशियों के जो विवरण थे और पुरातत्व, तीनों साक्ष्य मौर्य काल को एक संपूर्ण काल के रूप में परिभाषित कर देते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की शंका नहीं रह जाती। जैसे कि हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता में जो शंकाएं थी, वे शंकाएं यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सारे स्रोत मौजूद हैं। और अगर वास्तव में अगर हम इसको एक शब्दों में अगर कहें तो क्रमबद्ध इतिहास जो लिखा गया वो मौर्य काल से ही लिखा गया। इसलिए हम मौर्य काल को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इससे हमारे जो इतिहास लेखन की परंपरा है उसमें भी एक नई दिशा मिली। मौर्य वंश के बाद से हमारे पास एक सटीक जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। तो यहाँ से हम चलेंगे अब मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से की गई और उसके बाद मौर्य की उत्पत्ति से संबंधित जो बातें हैं उस बारे में आलोचनात्मक हम विवरण करेंगे। तो चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई इस बारे में हम बात करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन बाय चंद्रगुप्त मौर्य, माने इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य एम्पायर बाय चंद्रगुप्ता। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हेडिंग दे सकते हैं। देखिए, ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक सम्राट है, जैसा कि हमने पहले भी बताया, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में उन महानतम सम्राटों में से एक है जिसके व्यक्तित्व और कृतियों से इतिहास की पृष्ठों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले हैं। इसका उदय एक रोमांचकारी घटना है, इस प्रकार से लिखेंगे, इसका उदय एक रोमांचकारी घटना है। देश को मकदूनी दास्ता से मुक्ति करने तथा नंदों के घृणित एवं गंदी शासन व्यवस्था से जनता को त्राण दिलाने में, त्राण मतलब मुक्ति, त्राण दिलाने में देश को जो जनता को राजनीतिक एकता के सूत्र में, संपूर्ण देश को राजनीतिक एकता के एक सूत्र में संगठित करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य महानतम सम्राटों में से एक है जो विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेने के बावजूद भी सत्ता के उस पद पर कायम रहे जहां से संपूर्ण भारत को एक छत्र में, एक झंडे के नीचे लाके
सुसंगठित किया और संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने के काम किया। मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इस बारे में हम बात करते हैं। भारतीय इतिहास में जो अनेक महान शासक हुए, उसमें से चंद्रगुप्त मौर्य का वंश के बारे में हमें जानकारी कौन है? सभी कोई अपने अपने अनुसार इस बारे में चर्चा करते हैं। इसकी उत्पत्ति के विषय में ब्राह्मण अलग मत रखते हैं, बौद्ध जैन अलग मत रखते हैं और सभी के मत आपस में विरोध का स्वर देते हैं। इसलिए हम उन सभी मतों को जानेंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा में हमारे जो आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि मौर्यों की उत्पत्ति के संबंध में आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। तो हमें इस जगह में इस प्रकार से लिखना होगा कि सभी ग्रंथ जो है विरोधाभास है और इसकी जाति के निर्धारण के लिए इतिहास में जो इतिहासकारों में जो मतभेद है, इससे एक जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है। ब्राह्मण ग्रंथ एक स्वर में उसे शूद्र कहते हैं, बौद्ध जैन ग्रंथ उसे क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। हम उसकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं उस संबंध में हम बात करेंगे। निम्नलिखित बिंदुओं में हम बात करेंगे, तो उसका पॉइंट हम जो सिद्धांत है उनके, उसका पॉइंट को हम कुछ पॉइंटों में लिखेंगे जो उत्पत्ति के सिद्धांत है। पहला, जो ब्राह्मण साहित्य का साक्ष्य क्या बोलते हैं, ब्राह्मण साहित्य का पहला पॉइंट देंगे। दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे, देखिए मुख्य परीक्षा में जब लिखना होगा तो बहुत ही सटीक ढंग से और व्यवस्थित ढंग से लिखना होगा। शूद्र उत्पत्ति का मत, किसमें शूद्र उत्पत्ति का मत कहाँ से आया, ठीक है, शूद्र उत्पत्ति का मत। तीसरा जो पॉइंट हम करेंगे वो पॉइंट करेंगे बौद्ध साहित्य ने क्या साक्ष्य दिए, बौद्ध साहित्य के साक्ष्य, इन सभी साक्ष्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैन साहित्य के साक्ष्य, चौथा पॉइंट देंगे हम जैन साहित्य के साक्ष्य। पांचवा पॉइंट होगा मेरा जो विदेशी लेखकों ने जो विवरण दिए उसके बारे में, विदेशी विवरण से साहित्य जो होगा। उसके पश्चात हम लिखेंगे वर्ण का निर्धारण क्या होगा, वर्ण का निर्धारण यानी कि एक प्रकार का निष्कर्ष क्या होगा, उस बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं हम अपना पहला टॉपिक पर, ब्राह्मण साहित्य, इसके बारे में क्या बोलते हैं उस बारे में बात हम करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ब्राह्मण साहित्य को पुराणों में उल्लेख किया गया है, इसके बारे में पुराणों में नंदों को शूद्र कहा गया है और विष्णु पुराण में कहा गया है कि शिशुनाग वंशी शासक महानंदी के पश्चात शूद्र जोनी के शासक आएंगे जो पृथ्वी पर शासन करेंगे। कुछ विद्वान का कथन इस आधार पर है कि उन्होंने कहा था शूद्र योनि का शासक आएंगे और वो शासन करेंगे, इसलिए मौर्य शूद्र है। विष्णु पुराण के भाष्यकार जो है श्री राधा स्वामी जी ने चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज की पत्नी मूरा से उत्पन्न बताया है। मूरा उसकी माँ का नाम है, मूरा से उत्पन्न बताया है और मूरा से जो संतान होने के कारण कहा गया है कि वे मौर्य कहलाए। दूसरा प्रमाण विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस होता है, मुद्रा राक्षस जो नाटक है विशाख दत्त का, आप लोग याद करेंगे विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो है वो नाटक है, उसमें भी इसे कहा गया है शूद्र ही। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र बताया गया है और इसमें क्या कहा गया है इसे स्पष्ट जान लीजिए कि चंद्रगुप्त नंदराज के वैध पुत्र नहीं थे, अवैध पुत्र थे, यानी कि उसकी दासी का पुत्र था। नंद वंश में चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनको पितृकुल भूतम अर्थात पिता के कुल से उत्पन्न,
यानी कि पिता के कुल का माना गया है। लेकिन यदि हम इसको मान के चलते हैं कि नंदराज का वैध पुत्र नहीं था, अगर हम इसे मान के चलते हैं तो एक स्थान पर यह भी लिखा गया है कि नंदराज का समूल नाश हो जाएगा। इस प्रकार से हम चंद्रगुप्त मौर्य को अगर वास्तविक में नंदराज का पुत्र मानते हैं तो उसके बचे रहने की संभावना नहीं है। इसलिए इस प्रकार से ऐसे टीकाओं से हम ये घोषित नहीं कर देंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। इसका नाटक में जो नंदों का उच्च कुल में चंद्रगुप्त को निम्न कुल बताया गया। इसमें कहा गया है नंद लोग उच्च कुल के थे, परंतु वह दासी का पुत्र था इसलिए वह निम्न कुल के थे। वृषल शब्द का भी प्रयोग हुआ है उसमें, जिसका अर्थ होता है कुलहीन होता है। शूद्र का उत्पत्ति का विद्वान जो है शूद्र जाति के अर्थ में ग्रहण करते हैं। 18वीं शताब्दी में देखिए यहाँ क्या होता है, 18वीं शताब्दी में मुद्रा राक्षस का एक टीकाकार आया धुंडीराज जी। धुंडीराज जी ने क्या कहा, चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र बनाने के लिए एक और कहानी गढ़ दी। उसने क्या कहा कि स्वार्थ सिद्धि नामक एक क्षत्रिय राजा की 2 पत्नियां थी। स्वार्थ सिद्धि नामक एक क्षत्रिय राजा की 2 पत्नियां थी। उसमें से एक का नाम था सुनंदा और दूसरा का नाम मूरा था। जो सुनंदा था उससे 9 पुत्र हुए और वे सारे मारे गए, और जो मूरा से उत्पन्न हुए उसका नाम मौर्य पड़ा, और उसी का पुत्र जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य है। इसी प्रकार से और 11वीं शताब्दी में अगर 2 जो ग्रंथ लिखा गया उस बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, जैसे कि सोमदेव ने लिखा था कथा सरित सागर, सोमदेव जी का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र जी का बृहत कथा मंजरी, दोनों किताब का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी में भी इसका शूद्र उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथों में नंदराज की अचानक मृत्यु हो जाती है। इन ग्रंथों में जो लिखा गया उसमें क्या कहा गया कि नंदराज की अचानक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इंद्रदत्त नामक एक व्यक्ति आता है जो अपने जोग बल से शासन और उसका जो आत्मा है, आत्मा में प्रवेश करता है और राजा बन बैठता है। उसी का जोगानंद से ही इसके जन्म की कहानी को जोड़ा गया है, जो पूरी तरह से कपोल कल्पित लगती है। नंदराज की पत्नी से विवाह कर लिया, कहानी बता रहा है, नंदराज की पत्नी से विवाह कर लिया और उसके बाद जो पुत्र हुआ उसी का नाम चंद्रगुप्त पड़ा। तो चाणक्य जो है वो इसे क्या मानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चाणक्य इसे ब्राह्मण को अपनी सहायता के साथ मिलाकर जो बनाया और चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बैठाया। ये कौन कहता है, बृहत कथा मंजरी, कि चाणक्य ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाया। इस प्रकार से इसे नंदराज का पुत्र मानकर इसके शूद्र उत्पत्ति का व्यक्त करता है। वे लोग अपने अनुसार बोलते हैं कि ठीक है ये शूद्र है, लेकिन हम इसकी समीक्षा करेंगे, शूद्र उत्पत्ति की समीक्षा कैसे होती है। अगर हम सावधानी पूर्वक देखेंगे तो ये सब कल्पना नजर आएगी। किसी का भी ठोस प्रमाण कहीं पर भी नहीं है। जहाँ तक पुराणों का प्रश्न है तो वहाँ चंद्रगुप्त की जाति का विषय बिल्कुल गौण है। जो तथ्य नंदों को शूद्र कहता है वही दुबीर जस यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल सभी नंदों को चंद्रगुप्त सिंहासनीस करेगा, ऐसा भी लिखा हुआ है। विष्णु पुराण का कथन केवल नंदों के ऊपर ही लागू नहीं होता है, न ही उसके बाद के राजवंशों पर। तो इस प्रकार से टीका टिप्पणी में जो लिखे गए हैं उस अनुसार ये सही नहीं लग रहा है कि उनका जो कथन है कि क्षत्रिय नहीं है, ये शूद्र जाति क्या है, इस बारे में क्लियर नहीं हो पा रहा है। वृषल शब्द का अगर प्रयोग किया गया है तो वृषल शब्द का मतलब सिर्फ कुलहीन ही नहीं होता है। वृषल शब्द तो हम लोग का वेदों में जिस प्रकार से लिखा गया है, मनु जी ने जो लिखा है उसके अनुसार भगवान धर्म को भी, भागवत धर्म को भी वृषल कहा जाता है। जो पुरुष धर्म का नाश करता है उसे धर्मनाशक कहा जाता है, वृषल नाशक कहा गया है। तो इस प्रकार से शूद्र का जो उत्पत्ति है वह सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं है। तो हम इस साहित्य में जो ब्राह्मण साहित्य में जो दिया गया है
इसमें शूद्र की उत्पत्ति के बारे में दिया गया है, परंतु यह पूरी तरह से सही नहीं है। चलिए अब हम जो शूद्र उत्पत्ति का सिद्धांत भी देख लिए, ब्राह्मण साहित्य भी देख लिए, अब हम देखते हैं बौद्ध साहित्य में साहित्य क्या कहता है। बौद्ध साहित्य जो ब्राह्मण परंपरा के विपरीत बात करता है, और बौद्ध ग्रंथ जो है मौर्य को क्षत्रिय जाति बताता है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय वंश का कहा गया है, और मौर्य कपिल वस्तु के शाक्यों की एक शाखा रही है। ऐसा किसने कहा? बौद्ध साहित्य ने। जिस समय कौशल के नरेश बिडप ने कपिल वस्तु पर आक्रमण किया, कौशल नरेश बिडम ने कपिल वस्तु पर आक्रमण किया, तब शाक्य परिवार के कुछ लोग कौशल नरेश के अत्याचारों से बचने के लिए हिमालय में एक सुरक्षित क्षेत्र में आकर बस गए। ऐसा बौद्ध साहित्य में लिखा गया है। और यहाँ यह स्थान जो था मोरों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए यहाँ के लोगों को मौर्य कहा जाता था। मौर्य शब्द मौर्य से ही निकलता है, इसलिए मोरों के प्रदेश के निवासी को मौर्य कहा गया। इस प्रकार से ये लोग क्षत्रिय उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं। महावंश में जो महावंश है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य नामक क्षत्रिय से उत्पन्न कहा गया। कहा कि यह मौर्य नामक क्षत्रिय जो थे उसी से उत्पन्न हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। महापरिनिर्वाण सूत्र में, महापरिनिर्वाण सूत्र जो एक ग्रंथ है, उसमें मौर्य को पीपली वन का शासक क्षत्रिय वंश कहा गया था। मौर्य को पीपली वंश का शासक क्षत्रिय वंश का कहा गया था। इसके अनुसार जो महापरिनिर्वाण सूत्र है, इसके अनुसार क्या कहता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद मौर्य जो जनजाति थे, मौर्य जो जाति थे या मौर्य जो थे, वे कुशीनारा के मल्लों के पास अपने अवशेषों के अंश को प्राप्त करने के लिए राजदूत भेजकर अपने क्षत्रिय होने के आधार का दावा किया था। महापरिनिर्वाण सूत्र में प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है, अतः इसे विश्वसनीय माना जाए। इस प्रकार से बौद्ध धर्म जो है इसे क्षत्रिय उत्पत्ति के, बौद्ध धर्म क्या बोलते इसे? क्षत्रिय उत्पत्ति बोलते, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे। उसके पश्चात हम जाते हैं जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य क्या बोलते हैं इस बारे में? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र ने जो पुस्तक लिखा था परिशिष्ट पर्वन, उसमें इस बारे में चर्चा की गई है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषक ग्राम, मयूर पोषक ग्राम का मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया। मुखिया की पुत्री का पुत्र, मयूर पोषक ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। आवश्यक सूत्र में, आवश्यक सूत्र जो हरिभद्रिया टीका है, आवश्यक सूत्रम का हरिभद्रिया टीका आता है, एक पुस्तक है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को इसी मुखिया कुल का उत्पन्न बताया गया। तो यहाँ क्या है, जैन ग्रंथ में नंदों को शूद्र बताया। इन्होंने नंदों के सूत्र बताकर उसकी निंदा की, और नंदों का जो शूद्र होने का जो दावा है उसके शासन व्यवस्था से कर रहे थे, क्योंकि शूद्र को शासन करना आता नहीं, ढंग से वे शासन चला नहीं पा रहे थे, जनता का शोषण कर रहे थे। इस प्रकार से उन्होंने उसे शूद्र कहा और मौर्य को क्षत्रिय कहा। तो इस कारण आपको देखिएगा क्षत्रिय का जो दावा है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और यह भी कहा गया कि मौर्य काल में मयूरों का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मार्शल महोदय ने भी एक बात कहा कि सांची के पूर्व द्वार पर तथा भवनों को सजाने के लिए मौर्य लोग जो हैं वो मोर पंछी का चित्र को सबसे ज़्यादा प्रमुखता से छापे हैं या बनाए हैं। सांची के विशाल स्तूप में भी मयूरों की कई आकृतियां उत्कीर्ण की गई है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने आप को सिद्ध करने का कोशिश किया है जैन साहित्य कि ये लोग जो थे क्षत्रिय थे और मौर्य का जो मुखिया था उसका बेटी का बेटा थे। तो इस प्रकार से ये लोग जो है जैन साहित्य का जो परंपरा है उन्होंने इसे क्षत्रिय माना है। अब विदेशी लेखक क्या कहते हैं? विदेशी विवरण हमारे पास चूंकि इस काल का सारे विवरण है, तो विदेशी विवरण में क्या कहा जाता है? विदेशी विवरण सिकंदर के समकालीन जो थे उन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सारे विवरण दिए हैं, और उन्होंने सैंड्रोकेटस और एंड्रोकोटस
दो नाम इनके बारे में दिए हैं। प्लूटार्क ने इस विवरण को जब अध्ययन किया तो वह स्वयं सिकंदर से मिला भी था और उससे कहा करता था सिकंदर बड़ी आसानी से संपूर्ण देशों को, पूरे जो विश्व में है संपूर्ण देशों को जीत लिया था। और उस समय तत्कालीन जो राजा था नंद राजा, उसकी कुल निम्नता के कारण जनता में अत्यधिक घृणित था। इस कारण चंद्रगुप्त मौर्य को स्वयं निम्न कुलोत्पन्न कहा था। उन्होंने निम्न कुलोत्पन्न कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य को स्वयं ही निम्न कुलोत्पन्न कहा था। फिर भी देवी प्रेरणावश उसे सम्राट का महत्वाकांक्षा रखा था और वह सम्राट बन गया। एक बार सेंड्रोकोटस, कहानी है कि एक बार सेंड्रोकोटस की अस्पष्ट बाध्यता से सिकंदर अप्रसन्न हो गया तथा उसे मार डालने का आदेश भी दिया था, परंतु चंद्रगुप्त अपनी तर्कता से उसे बचा लिया। उसको आदेश भी दिया गया था परंतु उन्होंने ऐसा तर्क प्रस्तुत किया जिसके कारण उसे मारा नहीं गया। इस प्रकार से ये लोग भी इसे क्षत्रिय कुल का मानने का जो दावा है। अब हम इस विषय की समीक्षा करेंगे और वर्ण निर्धारण करेंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार देखेंगे तभी समझ में, थोड़ा टिपिकल है, टर्म थोड़ा ज़्यादा जानना है तभी ये हो सकेगा। भलो वीडियो बोरिंग लगे लेकिन शुरू से अंत तक जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस प्रश्न का हल हम कर सकते हैं और बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं। सिर्फ तर्क देना है, थोड़े बहुत पॉइंट हैं जिसके आधार पर आप इसको हल कर सकते हैं। वर्ण निर्धारण के बारे में हम बात करेंगे, जैसा कि हमने लिखा था वर्ण निर्धारण। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो वर्ण निर्धारण है इस बारे में हम बात करेंगे। तो सभी उपरोक्त जो भी प्रमाण हमने दिए ऐसे लिखेंगे। उपरोक्त प्रमाणों को आलोचनात्मक समीक्षा के पश्चात यह कहा जा सकता है कि बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक संतोषजनक जवाब दिया है। वस्तुतः चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय ही था और उसे शूद्र अथवा निम्न जातीय सिद्ध करने का हमारे पास कोई ठोस आधार नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य गुरु चाणक्य के वर्णाश्रम धर्म का प्रबल पोषक था, जिसके अनुसार क्षत्रिय वर्ण की व्यक्ति ही राजत्व का अधिकारी होता है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, चाणक्य ने वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से लागू किया था और इस प्रकार से उसे निम्न कुलोत्पन्न मानना गलत होगा क्योंकि वह वर्णाश्रम धर्म का पोषक थे। तो ऐसे व्यक्ति का जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और कौटिल्य था, इससे ऐसे व्यक्ति की वर्ण श्रेष्ठता के कारण प्रजा स्वतः सम्मान करती है, ऐसा हम लिखेंगे। क्योंकि यहाँ चाणक्य जी है, विष्णुगुप्त, उन्होंने इसको अगर राजा बनाया था तो वर्ण श्रेष्ठता के आधार पर ही बनाया होगा, क्योंकि वे शूद्रों को राजा बना के तो उनकी और नहीं जाएंगे क्योंकि खुद वे ब्राह्मण थे। उसके आज्ञाओं का पालन करती है, क्योंकि उनके आज्ञाओं का तभी पालन किया जाएगा जब उच्च वर्ण का राजा राज्य करेगा। तो शूद्रवंशी राजा जो होता है वो घृणा के पात्र होता है, ऐसा कहा भी गया है और इस प्रकार से हमें देखने को भी मिलता है। इस उपरोक्त उदाहरण से ऐसे लिखेंगे कि उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि यदि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय नहीं होता, अगर चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय नहीं होता तो चाणक्य नंदों के विनाश के लिए कभी उसे नहीं चुनते। चाणक्य नंदों के विनाश के लिए कभी उसे नहीं चुनते। वह एक शूद्र को राजगद्दी पर कदापि नहीं बैठाते। अतः चंद्रगुप्त को क्षत्रिय मानना ही सर्वथा उचित है। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति का हमने समालोचनात्मक विवरण कर लिया। इससे संबंधित प्रश्न क्या आते हैं इस बारे में हम बात करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, मुख्य परीक्षा में क्या प्रश्न आते हैं उस बारे में। प्रारंभिक परीक्षा के विषय वस्तु को आपने समझ लिया, अब मुख्य परीक्षा के प्रश्न को समझ लें। मुख्य परीक्षा में आपके आएंगे मौर्य राजवंश के उदय किन परिस्थितियों में हुआ,
स्थितियों में हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखे। पहला टाइप का हो गया। दूसरा टाइप का प्रश्न आता है, क्या चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे? समालोचनात्मक विवरण दे। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तीसरा टाइप का प्रश्न आते हैं, मौर्य राजवंश की उत्पत्ति के विभिन्न तथ्यों का विवरण प्रस्तुत करें। एक प्रश्न ये भी आता है यहाँ पर कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे? यहीं पर लिखा हुआ आएगा, क्या चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए तर्क दें। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आशा करता हूं कि आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और आपको जो जानकारी मैं देना चाह रहा था वो आप तक पहुंच गई होगी। दोस्तों, अगला वीडियो हमारा मौर्य से रिलेटेड होगा, अशोक के धम्म से रिलेटेड होगा, इसलिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। धन्यवाद। जोहार दोस्तों।